So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, in today's video, we are going to continue the chapter Cell of Class 9. ठीक है, जो लास्ट वीडियो आई थी, ठीक है, दैट वाज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो एंड उसके अंदर हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। ठीक है, यानी कि हम लोग आज सेल स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। ठीक है, सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आप नोट्स कहाँ से डाउनलोड करेंगे? नोट्स आप डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर के और इस लेक्चर के नोट्स में हम वहां पे आज अपलोड कर दूंगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ, cells are organized into specialized tissues and organs and collectively perform specific functions। ठीक है, तो क्या होता है देखो, जो सेल्स होते हैं ना, कलर चेंज कर लेते हैं ना, ग्रीन ले लेते हैं आज। ठीक है, अब जो सेल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, यानी कि जो सेल्स होते हैं क्या करते हैं, खुद को टिश्यूज के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, एंड फिर ऑर्गन्स के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं एंड कलेक्टिवली दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि क्या करते हैं, जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, साथ मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। For these cells to function as unit, they must be able to interact with one another and with their surroundings. Now, this point is very, very important. This point is very, very important. अब इसको ध्यान से समझो। देखो, अगर सेल्स को एज यूनिट फंक्शन करना है, ठीक है, यानी कि बहुत सारे जो सेल्स है, ठीक है, या फिर देखो जो टिश्यू होता है, टिश्यू किससे मिलके बना होता है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें हम लोग वही पढ़ेंगे। तो अब टिश्यू के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, अगर उनको एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करें। यानी कि जब वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे तभी तो वो वहां पर फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे साथ में। एंड इसके अलावा वो सराउंडिंग्स के साथ में भी इंटरैक्ट करे, यानी कि उस सेल के आसपास की जो सराउंडिंग्स है, ठीक है, जितना भी मटेरियल उसके आसपास प्रेजेंट है, जो भी उसकी सराउंडिंग में है, वो उसके साथ में भी इंटरैक्ट करे, तभी वो क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन, एक यूनिट जो है वो एक यूनिट की तरह फंक्शन कर सकते हैं। ओके, नाउ these interactions occur at the cell boundary where substances move between the cell and their external environment। अब ये जो इंटरैक्शंस होती है वो कहाँ पर होती हैं? ये सेल की बाउंड्री पे होती है। ठीक है, अब सेल की बाउंड्री को क्या बोलते हैं अभी हम लोग कुछ देर में पढ़ेंगे। तो ये जो इंटरैक्शंस होती है ना वो कहाँ होती है? सेल की बाउंड्री पे होती है। देखो, जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। ठीक है, मैं चाहूँ तो आपको एक ही वीडियो के अंदर या फिर छोटे से टाइम के अंदर ही आपको सब चीजें बता सकती हूँ, पर उससे क्या होगा, आपके जो बेसिक्स है वो क्लियर नहीं होंगे अगर हम इतना स्पीड में चलें। ठीक है, हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, अब देखो, जो इंटरैक्शंस होती है वो कहाँ पे होती है? सेल बाउंड्री के अंदर होती है। ठीक है, यानी कि सेल बाउंड्री पे होती है। अब सेल बाउंड्री के पास में क्या होता है, या सेल बाउंड्री पे क्या होता है, जो सब्सटेंसेस होते हैं दे मूव बिटवीन द सेल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि सेल बाउंड्री पे क्या होता है, जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सेल और एनवायरनमेंट के बीच में मूवमेंट करते हैं। यानी कि एनवायरनमेंट से अंदर आते हैं सेल के, सेल से एनवायरनमेंट के बाहर जाएंगे। ठीक है, यानी कि बेसिकली सेल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट होता है वो कहाँ पे हो रहा है? इस सेल बाउंड्री के ऊपर हो रहा है, या फिर इस सेल बाउंड्री पर। ठीक है, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अब आगे देखते हैं। Even single-celled organisms exchange material and respond to their environment through cell membrane। देखो, अब ऊपर वाली लाइन में क्या था? occur at this cell boundary। यहाँ पर क्या उन्होंने उसका नाम बता दिया, यानी कि उस सेल बाउंड्री का नाम क्या है? उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। यानी कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ठीक है, कलर मुझे चेंज करने दो। अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं ना, तो उनके अंदर भी क्या होता है, ये जो मटेरियल का एक्सचेंज है, यानी कि उनके अंदर भी क्या है, इंटरैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, सेल्स और एनवायरनमेंट का। ठीक है, सो ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, दे आल्सो एक्सचेंज मटेरियल एंड दे आल्सो रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट। किसके थ्रू? थ्रू दिस सेल बाउंड्री, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। ओके,
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ अब हम लोग इस सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। इट इज द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल, यानी कि सेल के अंदर ये प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स अ सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट्स कंटेंट, यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, वो थिन बाउंड्री जो क्या करती है, सेल को सराउंड करती है एंड उसके कंटेंट्स, यानी कि सेल के अंदर जो प्रेजेंट है कंटेंट्स, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। यानी कि वो थिन बाउंड्री जो सेल को सराउंड कर रही है एंड उसके जो कंटेंट्स हैं, ठीक है, जो सेल्यूलर कंटेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो वो जो थिन बाउंड्री है उसको क्या नाम दिया जाता है, सेल मेम्ब्रेन। इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल एंड इज आल्सो कॉल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कि वो क्या बताती है, वो एक सेल की इंडिविजुअलिटी को बताती है। इंडिविजुअलिटी का क्या मतलब है, यानी कि अगर ये कोई सेल है, ठीक है, कोई सेल है, तो इसकी जो आउटर लेयर है, ठीक है, जो इसकी आउटर लेयर है वो इसको दूसरे सेल से अलग कर रही है, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक सेल बन रहा है, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक सेल है। अब यहीं पर अगर एक दूसरा सेल भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसकी ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ये क्या कर रही है, इसकी इंडिविजुअलिटी को बता रही है, यानी कि ये एक अलग सेल है एंड ये एक अलग सेल है, ठीक है। तो ये किसको बताने में हेल्प कर रही है, एक सेल की इंडिविजुअलिटी को भी बताने में हेल्प कर रही है एंड इसको इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, इसको इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल which means it allows some substances to pass through it while blocking others। यानी कि अब ये जो सेल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रही है ये क्या होती है, सिलेक्टिवली परमेबल, ठीक है। यानी कि ऐसे कुछ ही सब्सटेंसेस होंगे जिस जो इसके आर पार जा सकते हैं, ठीक है, बट बाकी सारे जो सब्सटेंसेस हैं उनके मूवमेंट को ये ब्लॉक, ठीक है, यानी कि जो बाकी सारे सब्सटेंसेस है उनको ये अलाउ नहीं करती है। कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस ही होते हैं जिनको ये क्या करती है, बेसिकली अपने थ्रू पास होती है, ठीक है, सेल के अंदर अपने थ्रू पास होने देती है। ओके, नाउ अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको एक बार देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ किचन नाइफ केयरफुली कट अ पोटैटो इन टू पीसेस ऑफ रफली इक्वल साइज, ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, एक आलू लेना, ठीक है, और उस आलू के दो पीसेस आपको कट कर रहे हैं जो कि साइज में इक्वल होने चाहिए, रफली इक्वल होने चाहिए, ठीक है, चाकू से आप उनको कट करोगे। मेजर एंड रिकॉर्ड द इनिशियल वेट ऑफ बोथ द पीसेस यूजिंग अ वेइंग बैलेंस, ठीक है। अब मान लो कि आपने दो आलू के पीसेस लिए एंड उनका जो वेट है वो है 20 ग्राम एंड दूसरे का भी जो वेट है दैट इज ऑल्सो 20 ग्राम, ठीक है। तो हमने क्या किया, वेइंग बैलेंस पे ये जो दो आलू के टुकड़े हमने लिए इनका हमने वजन कर दिया, ठीक है। नाउ पुट वन पीस ऑफ अ पोटैटो इन बीकर ए विद प्लेन वाटर, ठीक है, यानी कि हमने दो बीकर लिए, एक जो बीकर है, ठीक है, उसके अंदर प्लेन वाटर है, ठीक है, एंड उसके अंदर इस आलू के पीस को हमने डाल दिया। पुट द अदर पीस ऑफ पोटैटो इन बीकर बी विद 20% सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन। अब हमने दूसरा बीकर लिया, पानी इसमें भी है बट यहाँ पर सॉल्यूशन प्रेजेंट है। सॉल्यूशन किस चीज का प्रेजेंट है, या तो शुगर का सॉल्यूशन प्रेजेंट है या फिर सॉल्ट का सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो सेकेंड बीकर लिया यहाँ पर सॉल्यूशन लिया, या तो शुगर का सॉल्यूशन लेंगे या फिर हम सॉल्ट का सॉल्यूशन लेंगे। अब आपने क्या करना है, उसके अंदर भी एक आलू का टुकड़ा डाल देना है एंड इन दोनों बीकर्स को आपने पड़े रहने देना है करीब 1 घंटे के लिए, ठीक है। यानी कि यू हैव टू लीव देम अनडिस्टर्ब्ड फॉर अबाउट एन आवर और until you notice a visible change in the size of pieces। अब देखो आलू के पीस अगर हमने इसमें डाले हैं तो हम यहाँ पे क्या है, ये जो आलू के पीस हमने डाले हैं, ये जो पोटैटो के पीसेस हमने डाले हैं, क्या हम लोग इनको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, हाँ जी बिल्कुल हम इनको ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या दोनों पोटैटो पीसेस में से किसी के अंदर कोई चेंज आ रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। अब 1 घंटे के बाद में आप दोनों आलू के पीसेस को दोबारा निकालोगे एंड आप का वेट करोगे दोबारा से, यानी आपने जो वो आलू डाले थे बीकर वन और बीकर टू में, वो आलू के पीसेस आप बाहर निकालोगे एंड उनका वेट करो, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट बीकर में आलू था, पोटैटो था, उसका वेट करोगे एंड जो सेकंड बीकर में पोटैटो था उसका वेट करोगे।
नाउ यू विल कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेट, ठीक है। यानी कि मान लो एक एग्जांपल ले लो, पहले जो वेट था वो 20 ग्राम था। अब मान लो कि ये जो फर्स्ट वाला है इसका जो वेट हो गया वो लेट से 30 ग्राम हो गया। तो अब आप वेट मेजर करोगे, यानी कि वेट में कितना डिफरेंस आया, ठीक है, ये आपको मेजर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेंगी, ये जो बीकर ए था, ठीक है, ये जो बीकर ए था जहां पे प्लेन वाटर प्रेजेंट था, ठीक है, ये जो बीकर ए था जहां पे प्लेन वाटर प्रेजेंट था, वहां पे जो आलू का पीस आपने डाला ना, इट स्वेल्स, यानी कि वो क्या हो गया, वो मोटा हो गया, वो क्या हो गया, मोटा हो गया, इट स्वेल्स। एंड जो बीकर बी था, यानी कि ये जो बीकर बी था, मान लो यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन प्रेजेंट था, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब इसके अंदर जो पोटैटो का पीस था वो क्या हो गया, वो श्रिंक हो गया, वो क्या हो गया, वो श्रिंक हो गया, ठीक है, यानी कि वो क्या हो गया, सिकुड़ गया, श्रिंक होने का मतलब होता है सिकुड़ गया, ठीक है। यानी कि मान लो पहले वो कुछ अगर इस तरीके से था, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है, उसके बाद में शायद वो कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है, यानी कि वो श्रिंक हो गया, ठीक है। एंड जो फर्स्ट वाला था वो क्या हो गया, स्वेल हो गया। यानी कि इस केस में जो वेट देखने को मिला होगा, इस केस में जो वेट है क्या वो बढ़ गया होगा, ठीक है। एंड सेकंड वाले केस के अंदर जो वेट है वो डिक्रीज हो गया होगा, ठीक है, सेकंड वाले केस के अंदर जो वेट है वो क्या हो गया होगा, डिक्रीज हो गया होगा, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ देयर वेट द वेट ऑफ पोटैटो पीस इन बीकर ए हैज इंक्रीज व्हाइल द वेट ऑफ पोटैटो पीस इन बीकर बी हैज डिक्रीज, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर आपको दिखाया भी हुआ है, ठीक है, कि हमने 20% सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि हमने 20% सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अब इतनी बात तो हमने देख ली। अब ये हुआ क्यों, ध्यान से समझो। This happens because the cell membrane allows water to move in and out of the cell, but not the sugar or salt molecules. Very important. देखो ध्यान से समझो, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या थी, इट वाज सिलेक्टिवली परमिएबल, राइट, ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। तो अब देखो ये क्या करेगी, ये वाटर का मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल होने देगी, ठीक है। यानी कि ये जो पोटैटो का पीस है इसके बाहर और अंदर जो है वो वाटर मूव कर सकता है, बट शुगर या सॉल्ट मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते, शुगर या सॉल्ट मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते, ठीक है। अब आगे समझो, वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट to an area with less water and more solute until the concentrations in the two areas become equal. This is very very important. अभी इसको ध्यान से समझिए, ठीक है, इन्होंने जो बोल दिया इसको ध्यान से समझो। यानी कि जो वाटर है वो कहाँ पर मूव करेगा या कहाँ से मूव करेगा, देखो, जहां पर जो चीज ज्यादा होगी वो वहीं पे मूव करेगा। कभी आपने देखा कि मान लो कि आपको पानी जो है वो टंकी में ऊपर चढ़ाना है, तो हमें मोटर लगानी पड़ती है, जब हम लोग मोटर चलाते हैं तभी तो जो पानी का प्रेशर है वो ऊपर जाता है। अब मान लो कि कहीं पे जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, कहीं पे क्या है, जो पानी की कंसेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर पानी की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि वहां पे सॉल्यूट कम प्रेजेंट है, ठीक है, सॉल्यूट कम प्रेजेंट है। अब देखो, अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन को ऐसे भी लिखते हैं, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या सॉल्ट भी प्रेजेंट है वाटर के साथ में, प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, तभी तो वो सॉल्यूशन बन पा रहा है, सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, तो यहाँ पर तो सॉल्ट भी प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर सॉल्यूट जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है और वाटर कम प्रेजेंट। पर जो प्लेन वाटर था, जो प्लेन वाटर था, क्या वहां पे कोई सॉल्यूट प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, यानी कि इस केस में जो वाटर है वो ज्यादा है, ठीक है, बट सेकंड केस के अंदर वाटर जो है वो कम है, पहले वाले से अगर हम कंपैरिजन करें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट भी प्रेजेंट। इतनी बात समझ में आई। तो यानी कि अब देखो क्या होगा, इस केस में तो क्या होगा, फर्स्ट केस में बाहर भी पानी है, ठीक है, एंड यहाँ पर कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर वाटर क्योंकि ज्यादा है तो वो तो अंदर मूव कर गया,
ठीक है, वो तो अंदर मूव कर गया। अभी जो हमने कंपैरिजन किया वो हमने किस में कंपैरिजन किया, इस पानी के अंदर एंड इस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, एंड इस केस में क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर तो सॉल्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे प्लेन वाटर प्रेजेंट है, यानी कि पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो जो पानी है वो क्या करेगा, इसके अंदर मूव कर जाएगा। पानी क्या करेगा, वो पोटेटो के पीस के अंदर मूव कर जाएगा। ठीक है, एंड कब तक मूव करेगा, जब तक जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं होगा। अब देखो, जहां पर भी वाटर ज्यादा प्रेजेंट होगा एंड सॉल्यूट कम प्रेजेंट होगा, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी कि वो सॉल्यूशन जहां पे वाटर ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। एंड वो सॉल्यूशन जहां पर सॉल्यूट ज्यादा है और वाटर कम है, उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, एंड वाटर क्या करता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है। कब तक मूव करता है, जब तक जो दोनों कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल नहीं हो जाती, यानी कि जब तक दोनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती, तब तक जो वाटर है वो मूव करता है। अब ये जो प्रोसेस है, ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन के थ्रू ही तो क्या हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इन एंड आउट वाटर क्यों जा रहा है, या किसके थ्रू जा रहा है, इस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है। एंड कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पर एक लाइन आप और ऐड कर सकते हो, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, या फिर फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जस्ट अ मिनट, यस, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं पहले। ओके, ठीक है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। यानी कि ये जो जब मूवमेंट है किसी मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, यानी कि बीच में कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट है, तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस होता है, ये अक्सर टीचर्स पूछते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट अ मेम्ब्रेन। यानी कि इस केस में कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जो दो सरफेसेस होते हैं उनके बीच में, ये जहां पर भी वाटर का मूवमेंट होना है, जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होना है, उनके बीच में मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, तो उसको हम लोग डिफ्यूजन का नाम देते हैं, उसको हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। ठीक है, एंड ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। यानी कि ऑस्मोसिस क्या है, एक टाइप का डिफ्यूजन ही है। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट वो एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, यानी कि ऑस्मोसिस क्या एक टाइप का डिफ्यूजन है, बट वो एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ, इन वाटर, इन प्लांट्स, वाटर फ्रॉम द सॉइल एंटर्स द रूट सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। यानी कि प्लांट्स के अंदर, ठीक है, जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट है वो रूट सेल्स तक किसके थ्रू पहुंचता है, इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस के। स्ट्रक्चरली द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत थिन होती है। ठीक है, बहुत पतली होती है। ठीक है, अराउंड कितनी, अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर थिक। ठीक है, एंड एक नैनोमीटर कितना होता है, एक नैनोमीटर इज 0.000001 मिलीमीटर। ठीक है, तो इतनी पतली सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और बनी किससे होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बनी होती है ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, लिपिड्स यानी कि फैट मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन से बनी होती है। एंड फ्लूइड मोजेक मॉडल जो है वो क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए
यूज होता है। ठीक है, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो इस सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है। अब ये बताओ, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको ना डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करे हुए हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से देखते हैं इसको। सबसे पहले, व्हाट इफ अ सेल इज केप्ट इन अ शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि मान लो फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम इज इक्वल टू सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंट्रा सेल्यूलर मीडियम। यानी कि जितनी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो उस मीडियम में प्रेजेंट है, यानी कि जो सेल है उसके अंदर भी सेम कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, एंड जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम है, ठीक है, यानी कि जो सेल के बाहर जिस मीडियम में सेल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन और सेल की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बराबर है। ठीक है, यानी कि दोनों में सेम अमाउंट में सॉल्ट या शुगर प्रेजेंट है। तो अब इस केस के अंदर तो क्या है, क्योंकि सेम कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, तो सेम का मतलब होता है आइसो। अब देखो, अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है दोनों तरफ, तो क्या वहां पर कोई मूवमेंट हो पाएगा? तो वाटर मॉलिक्यूल्स को कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोला जाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन के अंदर क्या है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम इज लेस देन द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंट्रा सेल्यूलर मीडियम। ठीक है, यानी कि अभी इस केस के अंदर क्या है, जो सेल का इनसाइड है, ठीक है, यानी कि जो इंट्रा सेल्यूलर मीडियम है, वहां पर जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वहां पे जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है? ज्यादा है। और बाहर जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है? कम है। अब ध्यान से समझो एक बात, अगर अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा होगी? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम में, यानी कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तो बाहर ज्यादा होगी। तो अगर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो क्या जो वाटर है वो इस सेल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा? ठीक है, वाटर यहाँ अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो जब वाटर अंदर मूव करेगा तो जो सेल्स होंगे क्या वो स्वेल हो जाएंगे? ठीक है, यानी कि जो सेल्स है वो फूल जाएंगे। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसको बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, नाम ही भारी भरकम है। यानी कि इस केस के अंदर जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? स्वेल हो जाएंगे। सेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस केस के अंदर जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ पे ज्यादा है? अंदर ज्यादा है। यानी कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बाहर मीडियम में ज्यादा है, तो वाटर बाहर से अंदर मूव करेगा एंड सेल्स स्वेल हो जाएंगे। थर्ड केस में सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर ज्यादा है और अंदर कम है। ठीक है, अब यानी कि अगर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा होगी? अंदर ज्यादा होगी। अब वाटर कहाँ मूव करेगा? यानी कि बाहर से अंदर से बाहर मूव करेगा। ठीक है, यानी कि जो वाटर है वो सेल से ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से वाटर मूव करना स्टार्ट कर देगा। एंड जब इस तरीके से वाटर जो है वो सेल से बाहर निकलेगा तो इस केस में जो सेल्स है वो श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो सेल्स हैं वो सिकुड़ जाएंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है जहां पे जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो आउटर मीडियम में ज्यादा है एंड इन इंटरनल मीडियम में कम है। यानी कि सेल के अंदर जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर जो है वो बाहर। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। ठीक है, हमने अभी ऊपर बात करी कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है ये क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है क्या, वो अब समझते हैं। द मेम्ब्रेन हैज अ लिपिड बाइलेयर। ठीक है, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वहां पे क्या होती है? लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, यानी कि लिपिड यानी कि फैट मॉलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लिपिड यानी कि वहां पे फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। बाइलेयर का मतलब है यानी कि टू लेयर्स। ठीक है,
यानी कि इस केस में क्या होता है, ध्यान से समझो, लिपिड बाइलेयर, इसका मतलब है कि टू लेयर्स ऑफ स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स विद वाटर अट्रैक्टिंग हेड towards outwards and water repelling tail inward with proteins embedded in them। देखो क्या होता है, यानी कि फैट मॉलिक्यूल्स की दो लेयर्स होती हैं, ठीक है, फैट मॉलिक्यूल्स की दो लेयर्स होती हैं, ठीक है, एंड वहां पे क्या होता है, जो वाटर अट्रैक्टिंग हेड होता है, यानी कि इस केस में देखो क्या होता है, जो हेड होता है ना, वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब होता है, अभी मैं बताती हूँ। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, यानी कि वो पानी से प्यार करता है, पानी के साथ में अगर यहाँ पे, ठीक है, वो वाटर लविंग है तो वो क्या करेगा, वहां पर पानी के साथ में इंटरेक्ट करना चाहेगा। तो जो हेड वाला पोर्शन होता है, इसीलिए वो क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। एंड वाटर रिपेलिंग टेल इनवर्ड, यानी कि जो टेल वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, देखो हमें फोबिया पता है, फोबिया यानी कि डर, तो टेल क्या होती है, वो हाइड्रोफोबिक होती है। टेल क्या होती है, वो हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है, यानी कि जो टेल होती है वो अंदर की तरफ होगी एंड जो हेड होगा वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से होता है, हेड जो है वो बाहर है, टेल जो है वो अंदर है, ठीक है, टेल अंदर, हेड बाहर। और इसी तरीके से ये नीचे भी देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे अभी आपके डायग्राम में देखें ध्यान से, देखो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, एक मिनट, ठीक है, तो अब इस डायग्राम के अंदर देखो, यहाँ पे क्या है, दिस इज द हेड पोर्शन, ठीक है, दिस इज द हेड पोर्शन विच इज हाइड्रोफिलिक, यानी कि वो तो वाटर अट्रैक्टिंग है, वाटर लविंग है। ये जो होती है, दिस दीज आर द टेल्स, ठीक है, टेल पोर्शन है जो कि इनवर्ड है, और ये क्या होती है, दीज आर हाइड्रोफोबिक, ठीक है, यानी कि ये पानी से डरती है। आप पानी से अगर डरती है तो पानी से इंटरेक्ट थोड़ी करना चाहेंगी। मान लो कि आप किसी टीचर से बहुत डरते हो स्कूल में, ठीक है, तो आप उसके पीरियड में बड़ा बच बच के रहोगे, या फिर आपको कॉरिडोर में दिख जाए तो आप वो टीचर से थोड़ा ऐसे बच बच के निकलते हो ना। तो अगर ये यहाँ पर पानी से डरती है, यानी कि जो टेल्स है वो हाइड्रोफोबिक है, तो क्या वो पानी से इंटरेक्शन करना चाहेंगी, नहीं करना चाहेंगी, ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है, ठीक है, दो लेयर्स प्रेजेंट है फैट मॉलिक्यूल्स की, जहां पे टेल प्रेजेंट होती है और हेड प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंड हेड पोर्शन पे क्या होगा, हेड पोर्शन जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, यानी कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्ट करता है। जो टेल पोर्शन होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, यानी कि वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड वहां पे क्या होते हैं, प्रोटीन्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होते हैं, प्रोटीन्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं। अभी जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे कैन मूव साइडवेज, दे कैन फ्लिप एंड दे कैन रोटेट, ठीक है। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो स्पेशल फैट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अब ये साइड में भी मूव कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं एंड रोटेट भी कर सकते हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर, इसीलिए इसको फ्लूइड बोला जाता है, ठीक है, फ्लूइड का मतलब ही क्या होगा, जहाँ पे मूवमेंट हो सकती है ना। प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक गेट कीपर्स इन हेल्पिंग सब्सटेंस पास थ्रू। अब यहाँ पर क्या होता है, इस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। देखो ये लिपिड बाइलेयर है, मैंने बता दिया, यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, ठीक है, वो गेट कीपर की तरह होते हैं, ठीक है, यानी कि वो नजर रखते हैं और वो देखते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने दिया जाए एंड कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट जो है वो रोका जाए, ठीक है, यानी कि कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो सेल के बाहर या अंदर नहीं जाएंगे और कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो सेल के अंदर बाहर जा सकते हैं। Since the molecules are arranged like tiles in a mosaic, it is called the mosaic model। अब यहाँ पर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे देखो, आप पूरा टाइल्स की फॉर्म में अरेंज्ड है, यानी कि एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में अरेंज है, तो इसीलिए इसको मोजेक मॉडल बोला जाता है, ठीक है, तो पूरा नाम क्या होता है, फ्लूइड मोजेक मॉडल, ठीक है। नाउ all living cells communicate with their surroundings and their neighboring cells through the cell membrane, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। However, cells of plant, fungi and bacteria have an additional layer around the cell membrane which is called cell wall। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं,
फंजाई होती है और बैक्टीरिया होती है। ठीक है, प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर एक एडिशनल लेयर भी जो है वो सेल के अराउंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी कि देखो सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है ही है, बट सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, किन के अंदर? प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर, जिसको नाम दिया जाता है सेल। जिसको क्या नाम दिया जाता है? जिसको नाम दिया जाता है सेल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक और एक्टिविटी दी हुई है, उसको हम लोग एक बार देखते हैं। जस्ट अ मिनट। यस, ठीक है। प्रिपेयर टेम्परेरी स्लाइड्स ऑफ अ थिन पील ऑफ ऑनियन लीफ और रोयू। ठीक है, रोयू क्या होता है? बेसिकली ग्रैडल लिली होता है। ठीक है, तो आपको या तो रोयू लीफ लेना है या फिर आपको अनियन का लीफ लेना है, एंड उसके बाद में उसको माउंट करना है विद द हेल्प ऑफ सेफ्रनिन। अब सेफ्रनिन क्या होता है? सेफ्रनिन इज अ टाइप ऑफ स्टेन। ठीक है, सेफ्रनिन क्या होता है? एक टाइप का स्टेन होता है। यूजिंग कवर स्लिप टू ऑब्जर्व प्लांट सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, यानी कि वो जो आपने लिया है वहां पर पील लिए, बहुत पतला सा पील, उसको आप सेफ्रनिन के साथ में स्टेन करोगे। ठीक है, एक स्लाइड पे आप रखोगे। ठीक है, स्लाइड के ऊपर आपने वो रखा, एंड उसके बाद में उसके ऊपर आपने कवर स्लिप लगा दी। ठीक है, कवर स्लिप लगा दी, एंड उसके बाद में उसको आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व। ठीक है, similarly, prepare a temporary slide of cheek cells by gently scraping the inner side of your cheek with a cotton swab or blunt end of a toothpick। या क्या, और इसके साथ में आपने क्या करना है? ये अभी हमने क्या किया? प्लांट सेल, एंड यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एनिमल सेल की। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? चीक जो होती है, ठीक है, चीक सेल्स की आप टेम्परेरी स्लाइड यहाँ पे प्रिपेयर करोगे। ठीक है, थोड़ा सा जो इनर साइड होती है चीक का, उसको स्क्रेप करना है, वो आ जाएगा, एंड उसके बाद में आप उसको स्लाइड पे रखोगे, सेफ्रन के साथ में स्टेन करोगे, एंड आपको उसको भी देखना है। ठीक है, अब इस केस में आपको सेफ्रोनिन यूज करना है। अब जैसे ही आप उसको वहां पर स्प्रेड करोगे स्लाइड के ऊपर, तो आपको वहां पर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स डालने हैं। ठीक है, यानी कि आपको थोड़े से वाटर ड्रॉप्स डालनी होती हैं, एंड आपको मिथिलीन ब्लू स्टेन यूज करना है। ठीक है, यानी कि इस केस में जो स्टेन था वो था सेफ्रोनिन, एंड इस केस में जो स्टेन है दैट इज मिथाइलिन। ठीक है, एंड आप कवर स्लिप रखोगे, एंड आप दोनों जो स्लाइड्स हैं उनको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व। ठीक है, अब क्या देखने को मिलेगा आपको? आपको देखने को मिलेगा कि जो अनियन पील सेल्स है या फिर जो रोयो लीफ है, ठीक है, यानी कि जो प्लांट सेल्स हैं बेसिक, ये जो प्लांट सेल्स हैं, दे आर बॉक्स लाइक। ठीक है, या फिर बॉक्स शेप होते हैं, एंड दे आर रेगुलरली अरेन्ज्ड, यानी कि एक स्पेसिफिक पैटर्न में क्या है? अरेन्ज्ड है। वेयर एज चीक सेल्स आर इरेगुलरली अरेन्ज्ड। जो चीक सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इरेगुलरली अरेन्ज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड अगर आप देखोगे तो वो क्या बता रही है? वो बता रही है प्लांट सेल के बारे में। तो प्लांट सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है? कि जो सेल्स हैं वो क्या है? बॉक्स शेप्ड है और रेगुलरली अरेंज्ड है। बट जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर क्या है? इरेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। एनिमल सेल के अंदर इरेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको सेल बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया भी हुआ है। सबसे पहले इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि वो कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस ही होंगे जिनको अंदर बाहर आने देगी। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत पतली होती है, यानी कि 7 to 10 नैनोमीटर की होती है, और किससे बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, अब देखो कुछ इसी तरीके से है। ये जो पोर्शन है दिस इज द हेड पोर्शन। ठीक है, एंड दिस इज द टेल पोर्शन। ठीक है, एंड बीच में क्या होते हैं? कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो एज अ गेट कीपर काम करते हैं। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या होता है? फ्लूइड मॉडल होता है। ठीक है, इसलिए फ्लूइड होता है। और जो प्रोटीन्स है वो टाइल्स की तरह अरेंज होते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन्स होते हैं वो टाइल्स की तरह अरेंज होते हैं, मोजेक भी बोला जाता है, इसीलिए इसको फ्लूइड मोजेक मॉडल बोला जाता है। ठीक है, अब असर्शन रीजन में क्या पूछ सकते हैं? अ सेल मेम्ब्रेन इज फ्लूइड नॉट सॉलिड। रीजन दिया हुआ है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन मूव लेटरली विद इन द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, या फिर इसका रीजन क्या होगा? ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, और शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है कि वो सिलेक्टिवली परमेएबल क्यों, तो ये भी हम लोग अभी समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर टर्म्स लिखी हुई है, इसको आप देख सकते हो। फ्लूइड का मतलब यानी कि लिक्विड ओशियन की तरह मूव करता है।
मोजेक का मतलब जो प्रोटीन्स है वो क्या है, बोट या टाइल की तरह यहाँ पे फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। एंड ये क्या करता है, इट डिफाइंस इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल एंड हैंडल्स कम्युनिकेशन, और जितने भी लिविंग सेल होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है। और हमने देखा कि जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो सिर्फ प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई यानी कि कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही प्रेजेंट। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ओके, सो अब आगे देखते हैं। प्रिपेयर टू स्लाइड्स ऑफ अ रोयो लीफ पील एंड ह्यूमन चीक सेल्स अगेन, यानी अब आपको क्या करना है, आपको दोबारा से स्लाइड बनानी है, बट अब आपको क्या करना है, उनके ऊपर 20% शुगर सॉल्यूशन डाल दें, ठीक है। यानी आपने क्या किया, स्लाइड बनाई, ठीक है, आपने पील लिया, ठीक है, आपने ह्यूमन चीक सेल्स लिए, उनको स्लाइड पे अच्छे से रखा, एंड उसके बाद आप उनपे क्या डालोगे, 20% शुगर सॉल्यूशन डाल, ठीक है। अब आप क्या करोगे, उसको रखे रखोगे एंड आधे घंटे बाद उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व। तो जब आप उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो बाउंड्रीज है, किसकी बाउंड्रीज, जो प्लांट सेल की बाउंड्रीज है, दे रिमेन द सेम, बट देयर इनर कंटेंट श्रिंक्स एंड स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर बाउंड्री इंक्रीजेस, ठीक है। और चीक सेल्स में क्या देखने को मिलेगा, दे श्रंक कंसिडरेबली, यानी कि प्लांट सेल्स के अंदर क्या देखने को मिला, जो प्लांट सेल की बाउंड्री थी वो तो क्या रही, सेम रही, ठीक है। प्लांट सेल की जो बाउंड्री है वो तो क्या रही, सेम रही, बट उसका जो इनर कंटेंट है, ठीक है, यानी कि जो उसके अंदर कंटेंट प्रेजेंट है वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया। तो अब देखो, जो अंदर वाला कंटेंट है अगर वो श्रिंक हो गया और बाउंड्री जो है वो एज इट इज रही, तो क्या जो आउटर बाउंड्री है और जो इनर कंटेंट है उसके बीच में जो स्पेस है वो बढ़ गया, राइट, उसके अंदर जो स्पेस है वो तो बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी लिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम में दिखाया हुआ है। क्रैडल लिली लीव यानी कि रोयो लीफ की बात हो रही है। रोयो लीफ जो है वाटर के अंदर ऐसे दिख रहा था और शुगर सॉल्यूशन के अंदर ऐसे दिख रहे। तो अभी इस केस में क्या हुआ, जो अंदर के कंटेंट्स है वो क्या हो गए, श्रिंक हो गए, ठीक है, अंदर के जो कंटेंट्स है वो क्या हो गए, श्रिंक हो गए, ठीक है। तो यानी कि जो इनर और आउटर बाउंड्री है उसके बीच में क्या बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया। एंड चीक सेल्स जो है वो क्या हो गए, काफी हद तक श्रिंक, ठीक है, जो चीक सेल्स हैं वो भी क्या हो गए, काफी हद तक श्रिंक। ओके, अब सेल वॉल्स को देखते हैं, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेल वॉल को, ठीक है। जब हम सेल वॉल को थोड़ा पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा समझ में आएगा कि अच्छा ये क्यों हो रहा है। नाउ इन जनरल plants cannot move from place to place, so they need a rigid structure to withstand environmental stresses like wind and rain। अब देखो, प्लांट्स हमारी तरह तो नहीं होते कि अच्छा जी अभी यहाँ पे बैठे हैं, अब मन नहीं लग रहा तो यहाँ पे उठ के चले जाते हैं, जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं एक जगह नहीं बैठ सकते आराम से, कभी उठेंगे कभी इधर जाएंगे उधर जाएंगे। तो प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते, प्लांट्स तो जगह से जगह मूव नहीं कर सकते। तो उनको क्या चाहिए, एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो है, ठीक है, उसको बियर करने के लिए उनको एक रिजिड स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। तो प्लांट सेल्स के पास में इसीलिए एक एडिशनल कवरिंग होती है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है सेल वॉल, जिसको क्या बोला जाता है, सेल वॉल। देयरफॉर प्लांट सेल्स हैव एडिशनल कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जिसको सेल वॉल बोला जाता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो एडिशनल कवरिंग प्रेजेंट है उसको सेल वॉल बोला जाता है। सेल वॉल आल्सो हेल्प लीव्स एंड फ्लावर्स रिमेन फर्म एंड मेंटेन देयर शेप एंड प्लांट्स टू स्टे, हेल्प प्लांट्स टू स्टे अपराइट, ठीक है। अब ये देखो, ये जो सेल वॉल है वो किस में हेल्प कर रही है, जो लीव्स और फ्लावर्स है वो फर्म रह सके, ठीक है, यानी कि सॉलिडली वहीं पे अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर सके, अपना शेप मेंटेन कर सके, एंड जो प्लांट है वो सीधा खड़ा रहे। तो इस केस में भी आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो आउटर स्ट्रक्चर है, जो बाउंड्रीज है वो तो सेम ही रही, इनर कंटेंट जो है वो श्रिंक हो गया, यानी कि जो सेल की शेप है वो मेंटेन रही। किसकी वजह से मेंटेन रही, सेल वॉल की वजह से। Although rigid, the cell wall is although rigid, the cell wall is permeable, which means water and some dissolved minerals can pass through it। यानी कि जो सेल वॉल है वो रिजिड तो है बट साथ साथ में वो परमिएबल भी है, यानी कि वो सब्सटेंसेस का मूवमेंट जो है वो करवा सकती है। Along with the selective permeability of cell membrane, the permeability of cell wall help plant roots to absorb water and nutrients from the cell, ठीक है।
यानी कि जो सिलेक्टिव परमेबिलिटी है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की, उसके अलावा जो सेल वॉल की परमेबिलिटी है वो किस में हेल्प करती है, प्लांट रूट्स को वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है सॉइल्स। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब आगे देखो, when we place a royal leaf or an onion peel in a concentrated sugar solution, the plant cell lose water due to osmosis। ठीक है, तो देखो अब अगर हम उसको शुगर सॉल्यूशन में रखेंगे, ठीक है, तो अगर हम शुगर सॉल्यूशन में रखेंगे तो बाहर तो क्या है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो वाटर बाहर मूव करेगा। जब वाटर बाहर मूव करेगा तो जो प्लांट सेल्स हैं वो पानी लूज कर देंगे, दे विल लूज वाटर। बट द सेल्स डू नॉट श्रिंक इन साइज बिकॉज देयर रिजिड सेल वॉल मेंटेन्स देयर शेप। ठीक है, सेल्स क्यों नहीं श्रिंक हुए, क्योंकि जो वो रिजिड सेल वॉल है वो उसको उसकी शेप मेंटेन करने में हेल्प कर दिया है। Inner content of cell shrinks as the cell membrane pulls away from the cell wall। अब क्या होगा, जो सेल वॉल है वो तो रिजिड स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प कर रही है, बट जो इनर कंटेंट है यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है और जो इनर कंटेंट है वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन पुल अवे करेगी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पुल अवे करेगी, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो सेल वॉल है दे हेल्प प्लांट सेल्स रिमेन फर्म इन देयर ओरिजिनल शेप। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब एनिमल सेल्स जो होते हैं जैसे चीक सेल्स जो होते हैं वहां पे तो कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो जब उनको कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रखेंगे दे विल लूज वाटर एंड वो क्या कर जाएंगी, कंसिडरेबली श्रिंक कर जाएंगी। विदाउट अ रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल्स कैन चेंज शेप इजिली। अब वहां पे क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो वो अपनी शेप इजिली चेंज कर सकते हैं। दिस cellular flexibility supports the overall movement and functioning of animal tissue। यानी कि वो अपनी शेप इजिली चेंज कर सकते हैं, तो यानी कि वहां पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल रही है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किस में हेल्प करती है, जो एनिमल टिश्यूज होते हैं उनके ओवरऑल मूवमेंट और प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प। Now, the plant cell wall is primarily made up of cellulose। This is very very important। यानी कि जो प्लांट सेल वॉल होती है किससे बनी होती है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज फॉर्म्ड बाय मेनी ग्लूकोज यूनिट्स लिंक टुगेदर। यानी कि जब बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट्स क्या है साथ में लिंक होती हैं तो वहां पर क्या होता है, सेल्यूलोज। ठीक है, वो क्या बनाता है, सेल्यूलोज बनाता है। सेल्यूलोज इन आवर डाइट्स एक्ट एज रफेज एंड वो डाइजेशन में हेल्प करता है। Some microorganisms like fungi and bacteria also have a cell wall to provide protection and structural support to their cells। Okay, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसी को हम लोग एक बार इस स्लाइड से देख लेते हैं। सो सेल वॉल जो है इट इज द आउटर शीट। अब देखो नॉर्मल प्लांट सेल जो है वो इस तरीके से होगा, ठीक है, यानी कि उसकी जो शेप है स्ट्रक्चर है वो मेंटेन होगा, कंटेंट्स अपनी जगह पे होंगे। जब उसको हमने हाइपरटोनिक शुगर सॉल्यूशन में रखा तो क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो बाहर मूव करेगा, वाटर जब बाहर मूव करेगा तो जो सेल है उसके कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, सेल के जो कंटेंट्स है वो श्रिंक हो जाएंगे और सेल वॉल से दूर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कंटेंट्स मूव करेंगे। ठीक है, तो जो सेल वॉल है इट इज द एडिशनल आउटर कवरिंग इन प्लांट्स फंजाई एंड बैक्टीरिया जो सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज क्या होता है, जब बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है, जो बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है एंड वो डाइटरी रफेज होता है यानी कि हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। सेल वॉल के फंक्शन क्या, इट कैन विथस्टैंड स्ट्रेस, ठीक है, यानी स्ट्रेस को टॉलरेट कर पा रहा है, शेप मेंटेन कर रहा है और प्लांट्स को सीधा रखने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, एंड इट इज कंप्लीटली परमिएबल टू वाटर एंड डिजॉल्व। ठीक है, अब एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती तो फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट होती है। प्लांट सेल वॉल में क्योंकि सेल वॉल होती है तो वहां पे रिजिडिटी होती है। ठीक है, रिजिडिटी की जरूरत भी है उनको। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में एक्सोस्मोसिस होगा। ठीक है, एक्सोस्मोसिस यानी कि जो वाटर है वो बाहर मूव करेगा, सेल जो है वो सेल वॉल से दूर मूव करेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हमको देखने को मिल रहा है दैट इज प्लाज्मोलिसिस। और ये जो सेल है ये क्या होता है, ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल होता है। ठीक है, अब अगर आपसे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई डोंट प्लांट सेल्स बर्स्ट इजीली, ठीक है, तो आप बता सकते हो क्योंकि वहां पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड वो काउंटर प्रेशर जो है वो प्रोवाइड करती है।
एंड एमसीक्यू अगर पूछा जाए कि जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, तो जो सेल वॉल होती है वो प्राइमरीली सेल्यूलोज से बनी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। सो इसी के साथ में हमने आज सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया, यानी कि जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है उसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग बात करेंगे सेल इंटीरियर, ठीक है, यानी हम सेल के अंदर चलेंगे, ठीक है, एंड हम लोग जानेंगे किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड तरीके से वहां पर यानी कि सिस्टमैटिक वे में काम। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We'll meet you with a third part. Till then, keep learning.